सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेबेल रीच के बारे में। ये कहानी है एक मरीन ऑफिसर की जो अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए एक छोटे से टाउन में आता है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ के जितने भी पुलिस वाले हैं सारे के सारे करप्ट हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लुसियाना के एक छोटे से टाउन का दृश्य आता है। यहीं पर हम टेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो साइकिल से जा रहा है इस टाउन के अंदर। टेरी पेशे से एक मरीन है। थोड़े समय पहले ही उसने मरीन को छोड़ा है। वो जब टाउन के अंदर जा रहा होता है तभी उसके पीछे पुलिस वालों की गाड़ी चली आती है। गाड़ी रुकने के बाद दो पुलिस वाले बाहर आते हैं जिनका नाम है स्टीव और इवान। उन लोगों ने टेरी के साइकिल पे धक्का मारा है। वो नीचे गिरा हुआ है। वो लोग उस पर बंदूक तान करके कहते हैं कि जब हमने तुम्हें रुकने के लिए बोला तुम रुके क्यों नहीं। टेरी कहता है कि मेरे कान पे ईयरफोन लगा था, तुम लोगों को धक्का मारने की जरूरत नहीं थी, मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ। इन लोगों ने अभी भी बंदूक तान करके रखा है। इनका मानना है कि टेरी कोई क्रिमिनल है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हमें तुम्हारे बैग को चेक करना है। बैग चेक करने के बाद उन्हें अंदर एक पैकेज मिलता है। वो टेरी को कहते हैं कि इसे खोलो। टेरी कहता है कि मैं इसे नहीं खोलूंगा। तब ये लोग रुक जाते हैं और कहते हैं कि अगले 1 घंटे तक तुम्हें ऐसे ही बंधे रहना पड़ेगा जब तक हम स्नीफिंग डॉग को नहीं बुला लेते। टेरी के पास इतना समय नहीं है। वो उन्हें कहता है कि तुम बैग को खोल सकते हो। जैसे ये लोग बैग को खोलते हैं इन्हें अंदर $36,000 मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद ये लोग दंग रह जाते हैं और टेरी को कहते हैं कि हमें पहले ही तुम पर शक था कि तुम ड्रग्स बेचते हो, ये पैसे उसी के हैं। टेरी कहता है कि ये पैसे मेरे हैं। ये लोग कहते हैं इतने पैसे लेकर के तुम इस टाउन में क्यों आए थे। टेरी बताता है कि मेरा कजन गिरफ्तार हुआ है, उसके बेल के लिए मैं लेकर के आया था पैसे। ये लोग बताते हैं कि बेल में सिर्फ $10,000 लगते हैं, बाकी के पैसे तुम क्यों लेकर के आए हो। टेरी कहता है मुझे अपने कजन के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत करनी थी, उसके लिए बाकी के $26,000 थे। ये लोग पूछते हैं तुम्हारे कजन का नाम क्या है। जैसे ही टेरी नाम बताता है वो लोग कहते हैं कि वो नशे के लिए ही जेल में है। टेरी कहता है कि वो नशीली चीजें बेचने के लिए नहीं, नशा करने के लिए जेल में है। हम दोनों का नशे से कोई लेना देना नहीं है। तब ये लोग पूछते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आखिर आए कहाँ से। टेरी बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मेरा शेयर भी था, उसे भी बेच दिया। तब सारे पैसों को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। ये लोग कहते हैं कि ये पैसे अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। हमें अभी भी लगता है कि तुम कोई इलीगल काम करते हो। इन पैसों को हमने जब्त कर लिया है। तुम्हारे पास 30 दिनों का वक्त है। 30 दिनों के अंदर पेपर्स लेकर के आओ कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं और तुमने सही तरीके से कमाए हैं, वरना तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगेंगे और तुम जाओगे जेल। अभी के लिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, जल्दी ही पेपर्स को लेकर के आओ। टेरी यहाँ से सीधा पहुँचता है कोर्ट हाउस में। तब उसकी मुलाकात होती है वहाँ के क्लर्क से जिसका नाम है इलियट। वो तुरंत बेल के लिए अप्लाई कर देता है। जब ये लोग सारा पेपर वर्क कर रहे होते हैं तभी इलियट को पता लग जाता है कि टेरी के पास कोई पैसा नहीं है। इलियट कहता है कि बिना पैसों के मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें कैसे भी $10,000 लेकर के आने पड़ेंगे। टेरी कहता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब इलियट बताता है कि यहाँ के जेल का रेनोवेशन होने वाला है, इसीलिए जितने भी कैदी जेल में हैं उन्हें स्टेट प्रिजन में भेजा जा रहा है। तुम्हें पता है कि स्टेट प्रिजन कितना खतरनाक होता है। ये कैदी वहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वहाँ के कैदी इन्हें नोच खाएंगे। टेरी कहता है कि मुझे पैसे लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई माइक बाहर आ जाए। इन बातों को सुनने के बाद इलियट कहता है कि यहाँ पर समर नाम की एक लड़की है, तुम्हें उससे जाकर के मिलना चाहिए। वो जूनियर क्लर्क के साथ साथ एक वकील भी है, वो कहीं तुम्हारी मदद कर दे। टेरी तुरंत पहुंचता है समर के पास। ये दोनों जाते हैं बाहर कॉफी पीने के लिए। समर सारी चीजें पूछती है कि आखिर टेरी के साथ क्या हुआ है। टेरी सारा वाकया बताता है कि उसके सारे पैसों को पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। तब वो बताती है कि यहाँ के सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, इनका काम यही है। इन्हें जब भी पता लग जाता है कि किसी के पास पैसे हैं वो सबसे पहले आकर के उन्हें छीन लेते हैं और उन्हें 30 दिनों की मोहलत देते हैं ताकि वो लोग कागज लेकर के आए। कागजों को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ज्यादातर लोग कागज लेकर के नहीं पहुंच पाते। तब वो सारे के सारे पैसे उनके हो जाते हैं। वहाँ से पैसे निकालना मुश्किल है, तुम्हें और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। टेरी कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम वक्त है। माइक जब बाहर था तब उसने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करवाया था और वो सारे लोग स्टेट प्रिजन में है। अगर माइक वहाँ पर गया तब वो सारे लोग मिल करके उसे मार देंगे। समर कहती है कि तुम्हारे पास थर्सडे तक का वक्त है, पैसों को लेकर के आओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। टेरी और समर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तब टेरी कॉल करता है अपने बिजनेस पार्टनर को जिसके साथ वो रेस्टोरेंट चलाता था। उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, फिर भी वो उससे आग्रह करता है कि वो उसे $10,000 दे दे ताकि वो अपनी भाई की जान बचाए। उसका पार्टनर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। टेरी पूरे रात जंगल में रहता है, वो मछलियाँ पकड़ता है और वहीं पर खाता है। सुबह होते होते वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन। तब उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर जेसिका से। वो उसे कहता है कि मैं एक रॉबरी की रिपोर्ट लिखाना चाहता हूँ। जेसिका कहती है कि मुझे रॉबर्स का नाम बताओ। तब वो स्टीव और इवान का नाम लेता है। इस बात को सुनने के बाद वो दंग रह जाती है कि ये दोनों तो पुलिस वाले हैं, वो भी इसी पुलिस स्टेशन के। जेसिका जब स्टीव की तरफ देखती है तब वो अंदर चला आता है और अंदर आते ही टेरी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो जेसिका को कहता है कि ये आदमी कहानियां बना रहा है, वो सारे के सारे पैसे इसके नहीं है। अब तनातनी का माहौल बन जाता है। तभी इनका पुलिस चीफ आता है जिसका नाम है सैंडी और वो टेरी से पूछता है कि क्या हुआ। तब टेरी पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जिस गाड़ी को मैंने बेचा था मेरे पास उसकी तस्वीर भी है और उसके पेपर्स भी। वो सैंडी को दिखा देता है। वो सैंडी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सारे पैसे नहीं
देने वाले, मुझे सिर्फ $10,000 चाहिए ताकि मैं अपने कजन का बेल करवा सकूं। वो कल स्टेट प्रिजन जाने वाला है। सैंडी मान जाता है, कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा तुम्हारे भाई के बेल के लिए, लेकिन तुम्हें पता है कि कल उसे स्टेट प्रिजन जाना है, इतनी जल्दी उसे बेल नहीं मिलने वाला, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। टेरी भी मान जाता है, मगर वो सैंडी से कहता है कि मुझे जेल जाने से पहले अपने भाई से एक बार मिलना है। सैंडी कहता है कि कल सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाना। टेरी निकल जाता है और सुबह 9 बजे पहुंचता है यहाँ पे। यहाँ आते ही उसे पता लगता है कि 3 मिनट पहले ही वैन निकली है उसके भाई को लेकर के। तब वो साइकिल से तेजी से पहुंचता है माइक के पास और उसकी खिड़की के पास खड़े होकर के कहता है कि जैसे ही तुम जेल में पहुंचो सीधा जाना जेलर के पास और उससे कहना कि मुझे प्रोटेक्टिव कस्टडी चाहिए, मैंने अंदर के बहुत सारे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करवाया है। माइक समझ जाता है। तब वहाँ से निकलते ही टेरी सीधा आकर के मिलता है समर से और कहता है कि मुझे इन पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग पैसे वापस देने वाले हैं। समर कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं इन पुलिस वालों के खिलाफ, इन लोगों ने पूरे टाउन के नाक में दम करके रखा है, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी मदद से ये लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं। टेरी कहता है फिर तुम उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही, जज के सामने इन सारे सबूतों को लेकर के जाओ, इन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। समर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, ये पूरा का पूरा टाउन ही करप्ट है, यहाँ तक कि यहाँ का जज भी, हम इतनी जल्दी इनसे पंगा नहीं ले सकते जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं चला आता। तुम जाओ वो जा करके पैसों का इंतजाम करो वरना तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। यहाँ से निकल करके टेरी सीधा आता है पुलिस स्टेशन और सैंडी से मिलता है। तब सैंडी मुकर जाता है, कहता है कि ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि तुम मेरे साथ मोल भाव कर रहे हो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला। इन बातों को सुनने के बाद टेरी भड़क जाता है। सैंडी इस चीज को देखने के बाद अपनी बंदूक निकालता है, मगर उसे पता नहीं है कि टेरी एक मरीन कॉर्प है। वो तुरंत उसके बंदूक को छीन करके उस पे ही तान देता है। तभी स्टीव बाहर आता है इन्हें रोकने के लिए। टेरी उसे भी उठा के पटकता है। ये दोनों के दोनों उसके सामने नहीं टिक पाते। वो इन दोनों को हथकड़ी लगा के लेकर के आता है पुलिस स्टेशन के अंदर। तभी उसके सामने जेसिका आती है। उसने इन दोनों को बांध करके रखा है। वो जेसिका पे बंदूक तान करके कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी रूम में लेकर के चल। अंदर जाकर के वो देखता है कि बहुत सारा कैश पड़ा है, मगर वो सिर्फ $10,000 लेता है और जेसिका को कहता है कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ये पैसे मेरे भाई के बेल के लिए हैं। वो जेसिका के सामने बंदूक की सारी गोलियां निकालता है और बंदूक दे देता है जेसिका को। फिर उसे कहता है कि मेरे एक हाथ में हथकड़ी लगाओ और बाहर इस तरीके से लेकर के चलो जैसे तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, वरना बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो सब परेशानी खड़ी कर देंगे। जेसिका ऐसा ही करती है। वो कार में बैठा के लेकर के आती है टेरी को बहुत दूर और उसे छोड़ देती है। टेरी भागता हुआ पैसों को लेकर के पहुंचता है कोर्ट हाउस। जैसे ही समर को पैसे मिलते हैं वो कागजी कार्यवाही करने लगती है ताकि जितनी जल्दी हो सके माइक को बेल मिल जाए। टेरी बाहर ही खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं, उनके हाथों में बंदूकें हैं। टेरी चुपचाप बैठ जाता है। ये लोग टेरी को लेकर के जाते हैं कोर्ट हाउस के बेसमेंट में। थोड़ी देर तक उसे वहाँ पर बंद करके रखते हैं। जब सैंडी आता है तब वो लोग बैठाते हैं उसे कार में और लेकर के जाने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में सैंडी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता की है, तब मुझे पता लगा कि तुम कितने खतरनाक हो और कितने रेपुटेटेड भी। तुमने देश की सेवा की है, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम तुच्छ पुलिस वालों को मारो। इतना कहने के बाद वो हॉस्पिटल के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है और टेरी को बचे हुए पैसे दे देता है। सारे पैसे दे करके कहता है कि अपने पैसे लो और इस टाउन को छोड़ करके चले जाओ, सारी चीजों को भूल जाना जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर तुम इस टाउन में वापस आए तब हम सारे लोग तुम्हारे ऊपर केस करेंगे कि तुमने पुलिस वालों को पीटा है और उन पर बंदूक भी ताना है। तब तुम्हें 30 साल की जेल होगी। और एक बात और, तुम्हारे भाई माइक पर अटैक हुआ था, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जाओ और जाकर के उसे देखो। इन चीजों को सुनने के बाद टेरी शांत हो जाता है क्योंकि सबसे पहले उसे अपने भाई के पास जाना है। वो सैंडी को कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। इतना कहने के बाद वो जैसे ही माइक के पास पहुंचता है वो देखता है कि माइक की मौत हो चुकी है। इस चीज को देखने के बाद वो टूट जाता है। उसके लाख कोशिशों के बाद भी उसका भाई नहीं बच पाया, मगर उसने सैंडी से वादा किया है कि वो इस टाउन को छोड़ देगा। यहाँ से निकलने से पहले वो आखिरी कॉल करता है समर को। उसे बताता है कि वो टाउन छोड़ करके जा रहा है हमेशा के लिए। क्या समर उसे बाहर तक छोड़ सकती है? समर चली आती है उसके पास। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी टेरी देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो समर से पूछता है कि ये क्या है। समर कहती है कि वो मेरा सीक्रेट इन्फॉर्मर है, पुलिस वालों की सारी घटिया करतूतों की खबर मुझे इसी से मिलती है। समर बार बार टेरी को समझाने की कोशिश करती है कि जो चीज तुम्हारे भाई के साथ हुई वैसा वाकया हर एक महीने हो रहा है मासूम लोगों के साथ, और ये सारी चीजें पुलिस वाले कर रहे हैं, कोई भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। समर चाहती है कि टेरी इनके खिलाफ खड़ा हो, मगर टेरी को कोई भी रुचि नहीं है इन चीजों में। एक वक्त के बाद समर भी इस चीज को समझ जाती है, तब वो ड्रॉप कर देती है टेरी को। जाते समय टेरी उसे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देता है और चला जाता है। तब आकर के समर सो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उसे ड्रग्स वाला इंजेक्शन दिया है, यानी कि कुछ लोग उसके घर के अंदर आए थे। जब वो पूरे घर में घूमती है तब उसे फ्रिज के ऊपर पुलिस वालों की गाड़ी की तस्वीर मिलती है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ किया धरा पुलिस वालों का है। उन्हें ये बात पता लग गई है कि समर के पास उनके खिलाफ सबूत है, वो उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। तब वो कॉल करती है टेरी को। टेरी टाउन में
वापस आता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि समर बाथटब में है। वो अपने आप को कूल रखने के लिए ठंडे पानी में बैठी है। टेरी उसके शरीर को चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी हालत ज्यादा खराब नहीं है, जबकि तुम्हारी हालत बहुत खराब होनी चाहिए। इसका मतलब तुमने पहले भी नशा किया है ऐसा। तब समर सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है, कहती है कि हाँ, पहले वो ड्रग्स लिया करती थी, इसी चक्कर में उसकी बेटी की कस्टडी उससे छीन गई। समर को इस बात का डर है कि कल भी उसका टेस्ट होने वाला है और टेस्ट में अगर ये सारी चीजें आ गई तब उसकी नौकरी चली जाएगी। टेरी उसे समझाता है कि ज्यादा मत सोचो, अगर तुम टेंशन में रही तब सबको तुम्हारे ऊपर शक होगा। समर अगली सुबह जैसे ही पहुंचती है ऑफिस में, वो अपने सामने जज को पाती है। जज कहता है कि तुम्हें आज ही सैंपल्स देने पड़ेंगे। इन बातों को सुनने के बाद समर समझ जाती है कि ये भी मिला हुआ है पुलिस वालों के साथ और उसे पता है कि कब टेस्ट लेना है समर का। समर को अपने यूरिन सैंपल्स देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं, जब वो टाउन में घूम रहा होता है तभी स्टीव उसके सामने गाड़ी रोक देता है और टेरी को कहता है कि तुम अभी भी इस टाउन में क्या कर रहे हो। टेरी अभी कुछ बोलता उससे पहले वो उस पर गोली चला देता है। टेरी अब घायल है। घायल हालत में वो हमला कर देता है स्टीव पे, उसे पीटता है और घायल करके भागने लगता है। स्टीव उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। रास्ते में टेरी अपनी गाड़ी को छोड़ करके भागता है और आता है अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर लू के पास। यहाँ आते ही वो सबसे पहला कॉल करता है समर को। समर जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, वो देखती है कि टेरी घायल है और मिस्टर लू उसके जख्मों का उपचार कर रहे हैं। टेरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन पुलिस वालों को सबक सिखाना पड़ेगा और इन्हें बताना पड़ेगा कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। समर भी मान जाती है। अब ये दोनों जुट जाते हैं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और इनके निशाने पे जो पहला शख्स है वो है जज। रात में ये लोग घुस जाते हैं जज के अंदर, उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि हमें पूरी सच्चाई बताओ। तब जज सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि पिछले कुछ समय से वो मिल करके काम कर रहा है सैंडी के साथ, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं बचा, सरकार से उनके पास पैसे नहीं आ रहे, इसीलिए उन लोगों ने लोगों से पैसे छीनना शुरू कर दिया ताकि उन पैसों को खुद के लिए इस्तेमाल कर सके। शुरुआत उन लोगों ने मजबूरी में की थी, मगर अब उन्हें मजा आ रहा है। उन लोगों ने इतने ज्यादा पैसे कलेक्ट कर लिए हैं कि वो ऊपर के लोगों को भी पैसे खिला रहे हैं और मुझे भी। कोर्ट में जब सबूत आता है कि ये पैसा उन लोगों का है, तब हम सबूतों में भी हेर फेर करते हैं। सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर तुम लोगों को सच में इसके खिलाफ सबूत चाहिए तो वो मिलेगा कोर्ट के बेसमेंट में, क्योंकि पुलिस की हर एक गाड़ी में डैश कैम होता है जिससे सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। वो उन सारी चीजों को ला करके बेसमेंट में छुपाते हैं। टेरी और समर को यही चाहिए था। वो तुरंत पहुंच जाते हैं कोर्ट के बेसमेंट में। वहाँ जाकर के उन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने पहले ही आग लगा दी है। तब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। बचे हुए मेमोरी कार्ड्स को लेकर के आने लगते हैं बाहर। तभी समर को याद आता है कि उसका यूरिन सैंपल भी अंदर ही पड़ा है। वो टेरी को कहती है कि तुम बाहर जाओ और जाकर के उन पर नजर रखो, तब तक मैं अपना यूरिन सैंपल लेकर के आती। मगर वो जैसे ही अपना यूरिन सैंपल लेती है, उसे दो पुलिस वाले देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि समर यहाँ पर क्यों आई है। उसको पकड़ के लेकर के ये लोग जाने लगते हैं। तभी टेरी इस चीज को देख लेता है। वो समर को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो पीछा करने लगता है इन पुलिस वालों का। एक खुफिया जगह पे जाने के बाद ये लोग बच जाते हैं और अलग अलग गाड़ियों से निकल जाते हैं। अब टेरी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सी गाड़ी का पीछा करे, समर कौन सी गाड़ी में है। तब वो एक गाड़ी पे हमला करता है। वो देखता है कि अंदर एक पुलिस वाला है। अब उसके सामने वही है। टेरी उसे पीटता है और कहता है कि मुझे सारी चीजें बताओ कि वो लोग कहाँ गए। पुलिस वाला कहता है कि मुझे नहीं पता। तब टेरी उसका रेडियो लेता है और सीधा कांटेक्ट करता है सैंडी से। उससे कहता है कि वो सारे के सारे मेमोरी कार्ड्स मेरे पास हैं, डैश कैम वाले, तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे समर को ला करके। सैंडी मान जाता है, कहता है कि कल तुम रेबल रीच के पास आओ, तुम्हें समर वहाँ पर मिल जाएगी। अगली सुबह सैंडी ने अपने पूरे फोर्स को भेज रखा है कि जैसे ही टेरी नजर आए ये लोग उसे गोलियों से छल्ली कर दें। मगर उन्हें पता नहीं है कि टेरी एक मरीन कॉर्प है। उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। थोड़ी देर के बाद वो कॉल करता है सैंडी के पास। सैंडी कहता है कि तुम ब्रिज पे आए क्यों नहीं। तभी स्टीव कॉल करता है सैंडी के पास और उसे बताता है कि हमें उसकी गाड़ी नजर आ गई है। सैंडी दोनों से बात कर रहा होता है। धीरे धीरे स्टीव पहुंच जाता है उस गाड़ी के पास। तब वो अंदर देखता है कि उनके ही साथी को बांध करके रखा है टेरी ने। स्टीव ये बात बता देता है सैंडी को। तभी सैंडी देखता है कि टेरी कहीं और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के सामने है। वो पीछे की दीवार तोड़ता है और घुस जाता है अंदर बंदूक लेकर के। जब सैंडी उसके सामने आता है तो वो गोली चला देता है। जेसिका डर जाती है। टेरी उसे कहता है कि मैंने जो गोली उस पर चलाई है वो नकली है, सैंडी को सिर्फ चोट लगी है। मुझे पता है कि समर की खबरी तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम पे भरोसा करके ये सारे के सारे मेमोरी कार्ड्स दे रहा हूँ। इनसे इनका पर्दाफाश करना। मेमोरी कार्ड्स देने के बाद वो सारे कैश को निकालता है और उन पर तेल डाल देता है जलाने के लिए। तभी जेसिका उस पर बंदूक तान देती है। तब टेरी को एहसास होता है कि जेसिका वो खबरी नहीं है, उसने गलती कर दी। वो उस पर बंदूक तान के लेकर के आती है बाहर सारे के सारे पुलिस वाले हैं। वो सारे मेमोरी कार्ड्स दे देती है स्टीव को। स्टीव मेमोरी कार्ड्स को तोड़ता है और टेरी को कहता है कि हमने पहले ही समर को बेहोश कर दिया है, हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते, अब तुम मरने वाले हो। इस चीज को सुनने के बाद इवान सामने आता है और कहता है कि हम इसे मार नहीं सकते। तब टेरी को बात समझ में आती है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि इवान ही है। जब वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है तब सैंडी गोली मार देता है इवान के पैर, जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टेरी को समझ में आता है कि यही मौका है। वो इवान को लेता है और दोनों आकर के छुप जाते हैं कार के पीछे। अब चारों तरफ से इन पे गोलियां चल रही हैं। इवान
इवान कहता है कि सारी गाड़ियों में डैश कैम है, जाकर के डैश कैम को ऑन करो ताकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो। टेरी समझ जाता है, वो एक एक करके पीटना शुरू कर देता है सबको। जब भी कोई पुलिस वाला उसके सामने आता है वो उसके हाथ पैर तोड़ देता है। टेरी जानता है कि वो इन्हें जान से नहीं मार सकता मगर उन्हें घायल जरूर कर सकता है। सबको मारते हुए वो पहुंचता है एक पुलिस वाले की गाड़ी के पास और डैश कैम को ऑन कर देता है। तभी हम स्टीव को देखते हैं जो इन पे हमला कर रहा है। वो स्टीव को घायल करता है। इसी बीच उसे समर नजर आती है। तब वो इवान को उठा करके बैठा लेता है उसी गाड़ी में और समर के साथ भागने लगता है मगर स्टीव अभी भी चिपका हुआ है गाड़ी से। समर को जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले स्टीव को धक्का दे करके नीचे गिराती है। अब ये लोग बाहर भाग रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और बाकी सारे के सारे पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। सैंडी इनके करीब आ जाता है। इन्हें लगता है कि आज इनका खात्मा होने वाला है। तभी जेसिका अपनी चाल चलती है और वो सीधा टक्कर मारती है सैंडी की गाड़ी में और उस पर बंदूक तान करके इस बात को प्रूव करती है कि वो करप्ट नहीं है। उसने सैंडी को गिरफ्तार कर लिया। वो इन तीनों को कहती है कि तुम लोग जाओ हॉस्पिटल। टेरी वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले डैश कैम को बाहर निकालता है जिसमें सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स है। तब समर और इवान को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और सबूतों के साथ टेरी बाहर ही बैठा है ताकि जल्दी यहाँ पर स्टेट पुलिस आए और वो सारे के सारे माजरे को खत्म करे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।